गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करिए वीडियोस को। ओके, सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास स्टूडेंट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान उठा के देख लो, जैसे आपका मिक्सर, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका टीवी, एसी, फैन, कूलर, व्हाटएवर स्टूडेंट, एवरीथिंग रिक्वायर्स सम एनर्जी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी कौन सी है स्टूडेंट? यस, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप उनको अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे स्टूडेंट, दे कैन नॉट रन। और इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने के बाद अ करंट विल फ्लो थ्रू देम। इन सभी अप्लायंसेस से स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। सो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर the functioning of each and every electronic appliance that you see around you. Okay, student, अगर चार्ज एक क्लोज पाथ फॉलो करते हैं, if the charges follow close path, we call that as an electric circuit. अगर चार्जेस एक क्लोज पाथ फॉलो करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स are the pathways to ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स टू योर अप्लायंस। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है स्टूडेंट, वो पाथ हैं, वो रास्ते हैं जिनके द्वारा आप पोटेंशियल एनर्जी को एक सोर्स से कंज्यूमर तक सप्लाई करते हो, जो उसको कंज्यूम कर रहा है। सोर्स क्या है स्टूडेंट? जैसे कि बैटरी, जो सेल है आपका, वो सोर्स है। तो उस सोर्स से स्टूडेंट वो कहां पे उस पोटेंशियल एनर्जी को सप्लाई करते हैं? दे सप्लाई दैट एनर्जी टू योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो आपकी अप्लायंस जो काम कर रही है, वर्क कर रही है स्टूडेंट, वो उस एनर्जी को कंज्यूम करेगी और इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें हेल्प करते हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर द पाथवेज, दे आर द पाथवेज टू सप्लाई पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उनकी जो बेसिक फंक्शनिंग है, उसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, electric current through a given cross sectional area of the conductor is the net charge flowing through that cross sectional area per unit time. per unit time. तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये रेशो है टोटल चार्ज एंड टोटल टाइम की, जिसमें कुछ चार्जेस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। सो इट इज डिफाइंड एज total charge crossing a given cross sectional area per unit time. given cross sectional area per unit time. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देखिए, इसको दो तरीके से हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज स्टूडेंट्स। वन इज एवरेज करंट, एवरेज करंट इज डिफाइंड फॉर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपका इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल जो है स्टूडेंट, अगर वो बड़ा है, काफी बड़ा है अगर टाइम इंटरवल, तो वहां पे आप डिफाइन करते हैं एवरेज करंट। और अगर आप किसी इंस्टेंट की बात करते हैं, करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो होगा स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा है स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, वी कैन डिफाइन एवरेज करंट।
हम देखिए एवरेज करंट डिफाइन करते हैं. एवरेज करंट, व्हाट इज एवरेज करंट स्टूडेंट्स? इफ डेल्टा क्यू चार्ज passes through a given cross section in delta t time. अगर स्टूडेंट डेल्टा क्यू चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो देखिए एवरेज करंट होता है स्टूडेंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. अगर ये सपोज कोई क्रॉस सेक्शन है और इसको कुछ चार्जेस डेल्टा क्यू चार्जेस इसको क्रॉस कर रहे हैं स्टूडेंट डेल्टा टी टाइम में, तो आपका एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. आपको ध्यान ये रखना है कि एवरेज करंट में आपको एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है. डेल्टा टी इज ए टाइम इंटरवल, वो आपको एक बड़ा सा टाइम इंटरवल है. ठीक है, वो एक आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है. अब बात करते हैं हम दूसरा, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस करंट जैसे कि नाम ही बता रहा है, इट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट ए गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो इट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी इंस्टेंट पे अगर आपको करंट की वैल्यू पूछ रहा है, इंस्टेंट पे स्टूडेंट्स, यहां पे कोई टाइम इंटरवल नहीं है, इंस्टेंट पे पूछ रहा है आपको, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट आपसे पूछ रहा होगा जरूर. तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है स्टूडेंट? इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं, इस टाइम इंटरवल को कितना छोटा कर देते हैं, इसको इतना छोटा कर देते हैं स्टूडेंट डेल्टा टी को कि इट टेंड टूवर्ड्स जीरो. डेल्टा टी टेंड्स टूवर्ड्स जीरो, ये जीरो को टेंड कर जाता है. सो स्टूडेंट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यही डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस करंट की. और हमें पता है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव की डेफिनेशन से मुझे पता है कि दिस इज नथिंग बट डी क्यू बाय डी टी. इसी को आप क्या बोलते हैं? डी क्यू बाय डी टी. तो स्टूडेंट किसी टी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, किसी टी टाइम इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू चाहिए, तो वो आप करंट की वैल्यू को इस तरीके से निकालते हैं, डी क्यू बाय डी टी. सो स्टूडेंट आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इंस्टेंटेनियस करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और एवरेज करंट होता है स्टूडेंट, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच दैट चार्ज वर फ्लोइंग. तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे टाइम इंटरवल होगा और यहां पे टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम. देखिए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट. आप अपनी कॉपीज में नोट डाल के लिखिएगा. पहली चीज स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. कन्वेंशनली स्टूडेंट्स हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. हम कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लेते हैं? कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट is in the direction of flow of positive charges की डायरेक्शन में and opposite to the flow of negative charges. okay स्टूडेंट करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ध्यान देना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट. एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. एंड्री मारी एम्पेयर के नाम पे है, इसको कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट वी हैव डिफाइंड इन आवर 11th क्लास. सो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इनको लिखते जाइए मेरे साथ साथ.
तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर है, और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपने डिफाइन की थी उसमें से एक है। तीसरी चीज देखिए स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट 1 एम्पेयर डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर if 1 coulomb of charge crosses a cross sectional area in 1 second। 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर 1 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है तो स्टूडेंट जरूर वहां पे करंट कितना है, 1 एम्पेयर। तो आइए अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। स्टूडेंट्स देखिए ये 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको दे रखे हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। पहला एग्जांपल देखिए, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस इट इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्रॉस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इंटरवल 1 मिनट टाइम इंटरवल। तो स्टूडेंट जरूर आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें पहले पार्ट में आप देखिए करंट क्या यूज कर देंगे, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल टाइम, टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल टाइम, जितने टाइम में वो चार्ज उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है। तो स्टूडेंट I इज इक्वल टू Q बाय T, वेयर Q इज द टोटल चार्ज एंड T इज द टोटल टाइम। सो स्टूडेंट Q कितना है, चार्ज 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट, वो चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे अगर चार्ज निकालना है तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सो 5 × 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻19, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻19। तो अब स्टूडेंट ये चार्ज आ गया कूलम्स में, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम देखिए मिनट में दिया हुआ है, मिनट में नहीं यूज करेंगे क्योंकि मुझे पता है एम्पेयर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कूलम, और सेकंड में मुझे यूज करना पड़ेगा चार्ज को कूलम में और टाइम को सेकंड में। मिनट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है तो सेकंड में कन्वर्ट करूंगा मैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60, तो आप 60 यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये कितना हो जाएगा 1.6 × 5 दैट इज 8, 1.6 × 5 करेंगे 8 आ जाएगा, into 18 - 19, 18 - 19 that is 10⁻⁻1 divided by 60. So this is nothing but 8 by, देखिए -1 है ये, इसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, 1/10। So this is 8/600 और इसको सोल्व करने पे स्टूडेंट आपका आ जाएगा ये 1.33 divided by 100 और यू कैन से स्टूडेंट 13.3 मिली एम्पेयर। देखिए मैं एक और अगर इस डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मुझे एक 0 नीचे लगानी पड़ेगी, और 1/1000 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, यस मिली बोलते हैं, उसको मिली बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको 13.3 मिली एम्पेयर लिख दिया स्टूडेंट। इतना करंट वहां पे फ्लो कर रहा होगा 13.3 मिली एम्पेयर। फाइन स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है स्टूडेंट, इन अ कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज चेंजेस विद टाइम। किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट, उसका जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, और दैट चार्ज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन स्टूडेंट। चार्ज जो है वो टाइम का एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू 3t² + 2t + 1। इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट एकदम से कि ये तो कहां पे पूछा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, इंस्टेंट पे पूछा है आपको। तो कौन सा करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको निकालना है करंट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस करंट का, और वो होता था I इज इक्वल टू dq/dt।
इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने dq बाई dt कर दिया। अब q की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए। देखिए q जो है वो एक फंक्शन है टाइम का, सो दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2। जिसको डेरिवेटिव नहीं लेना आता है स्टूडेंट, एक बार वो मेरी वीडियोस देखिए, डिफरेंशिएशन की वीडियो क्लास 11th के अंदर जो मैंने आपको बताई है। जो मेडिकल के स्टूडेंट है जिनके पास मैथ्स नहीं है, एक बार वो डिफरेंशिएशन की वो वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ आएगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग और कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन मैं कर देता हूं यहां पे डायरेक्ट, दैट इज पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6, एक पावर कम हो जाएगी 3t, 3 इंटू 2 दैट इज 6t रेज टू द पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2t का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2 और 1 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो स्टूडेंट हमारी करंट की वैल्यू आ गई है। ये क्या है? करंट की वैल्यू है t टाइम पे। कितने टाइम पे? t टाइम पे, t इंस्टेंट पे इतनी वैल्यू थी। सो वैल्यू ऑफ करंट यहां पे आप लिख देंगे ये किस पे स्टूडेंट? t टाइम के लिए, ये t टाइम इंस्टेंट के लिए है ये। अब वैल्यू ऑफ करंट आई एट, ये स्टूडेंट लिखने का तरीका होता है। देखिए मैं करंट निकाल रहा हूं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर, ये थी स्टूडेंट t पे, किसी इंस्टेंट t पे 2 सेकेंड पे निकालना है, तो t की जगह पे क्या डाल दीजिए? 2 डाल दीजिए आप, तो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 14 एम्पेयर। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 14 एम्पेयर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट इज 14 एम्पेयर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और अगर आप देखेंगे स्टूडेंट ये करंट बढ़ता जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये करंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो करंट हमारा बढ़ रहा है वहां पे। ओके देखिए स्टूडेंट दिस वन इज अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। In Bohr's model of hydrogen atom, electron rotate in a circular orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter at a speed of this much. स्टूडेंट आपको बोहर एटॉमिक मॉडल दिया हुआ है कि उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे स्टूडेंट ये मैंने आपको दिखाया न्यूक्लियस, और लेट से ये अपना इलेक्ट्रॉन है और ये इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, इसके अराउंड रोटेट घूम रहा है। ये इसकी जो स्पीड दी हुई है स्टूडेंट वो आपको दी हुई है 2.2 into 10 to the power 6 meter per second is the speed of revolution of this electron around this. Okay, दूसरा स्टूडेंट आपको ये रेडियस दिया हुआ है, दिस रेडियस इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 11 मीटर। रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में 5 into 10 to the power minus 11 meter. Okay, you have to find out what is the value of current associated with this electron motion. You have to find out the value of electric current. तो स्टूडेंट कौन सा करंट पूछ रहा है वो? यस, एवरेज करंट पूछ रहा है, क्योंकि इसको एक टाइम इंटरवल लगना है, इसको घूम के वापस आने तक एक टाइम इंटरवल लगेगा, तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है एक रोटेशन के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम सबसे पहले स्टूडेंट टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता, हमें चार्ज तो पता है कि चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19, क्योंकि मुझे एवरेज करंट के लिए स्टूडेंट टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज तो मुझे पता है, लेकिन टाइम नहीं पता, मुझे टाइम नहीं पता कि कितना टाइम उसको लग रहा है स्टूडेंट। तो मैं टाइम निकाल लेता हूं। देखिए टाइम कैसे निकालेंगे? मुझे पता है स्टूडेंट जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्टूडेंट। जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका? 2 pi r। सो दिस डिस्टेंस इज 2 pi r, टाइम में t मान लेता हूं, और स्टूडेंट स्पीड मुझे दी हुई है, लेट्स से दैट इज v। सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 pi r by v। तो इसको सोल्व करके स्टूडेंट r की वैल्यू आपके पास है, वेलोसिटी भी है, इसको सोल्व करके आप टाइम निकाल लेंगे। इसको सोल्व करके क्या निकाल लेंगे आप? टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम इसको लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। देखिए t इज इक्वल टू 2 into 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 into 10 to the power minus 11 डिवाइड बाय दिस वैल्यू ऑफ स्पीड दैट इज 2.2 into 10 to the power 6।
तो स्टूडेंट ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको सोल्व करना, इसकी वैल्यू आ जाएगी टाइम की। ओके, नाउ एवरेज करंट स्टूडेंट, एवरेज करंट हम डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज करंट इज टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना टाइम उसको लग रहा है स्टूडेंट, तो चार्ज तो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज होता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है, और टाइम कितना है स्टूडेंट, ये आप यहां से निकाल लोगे। तो स्टूडेंट टाइम की वैल्यू जो भी है आप पुट करके निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट यहां से आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगी, और इसको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट इसमें मेन था, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप टाइम कैलकुलेट करके एवरेज करंट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए जो करंट है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो कंडक्टर्स के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट फ्री होते हैं कंडक्टर के अंदर, एंड देयर मोशन विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। उनका मोशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट किसी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दोनों के मोशन की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सो इफ दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टूडेंट आपको याद रखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तीसरी बात देखिए स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारा 14 चैप्टर है स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। हम देखेंगे कि होल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप याद रखिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आता है स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। सो स्टूडेंट सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, सो दोनों की वजह से जो है नेट करंट आपका मिलता है आपको। फाइन स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हमने सीख लिया है कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट, इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं इलेक्ट्रिक करंट के डीपर कनेक्शन की बात करूंगा कि स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कहां से ओरिजिनेट होता है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट कि हमारे पास ये कंडक्टर है, क्या इसके अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल होंगे स्टूडेंट्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है स्टूडेंट चार्जेस के मोशन से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन का आंसर करो, मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे? कर रहे होंगे जरूर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कभी रेस्ट पे रह ही नहीं सकते, वो घूमते रहते हैं या फिर मूव करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा मोशन में है, और इसको हम बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। टेम्परेचर की वजह से स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं दे आर इन थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से स्टूडेंट ये मूव करते रहेंगे, मूव करते रहते हैं। तो स्टूडेंट अगर मूव करेंगे तो वहां पे करंट भी होना चाहिए ना। अगर जैसे ये स्टूडेंट ये एक मेटल है, ये एक मेटल कंडक्टर है, मैं इसको टच कर रहा हूं तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? जबकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो मुझे करंट क्यों नहीं फील हो रहा है? बिकॉज स्टूडेंट्स अगर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पूरे कंडक्टर के अंदर आप कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे स्टूडेंट, जितने इलेक्ट्रॉन इसको यहां से क्रॉस करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से भी क्रॉस कर जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इसको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से भी क्रॉस कर जाते हैं, और जो नेट करंट होगा स्टूडेंट वो आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, जितना इनफाइनेटेसिमल करंट इस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, उतना इनफाइनेटेसिमल करंट दूसरी डायरेक्शन में भी होगा, एंड देयर इज नो नेट करंट अवेलेबल ओवर हियर। यहाँ पे कोई नेट करंट नहीं होगा। नेट करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। नेट करंट इज
जीरो स्टूडेंट्स, ये जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, दे आर मूविंग, बट स्टिल द करंट इज जीरो। करंट जीरो होगा बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। हम इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। वो कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे किसी तरीके से दो डाइलेक्ट्रिक्स पेस्ट कर दूं, मैं अगर इस सरफेस पे, मैं दोबारा से बना देता हूं, देखिए ये कंडक्टर है स्टूडेंट हमारा, और मैं इस सरफेस पे और इस सरफेस पे स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक पेस्ट कर देता हूं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक हो गया आपका, वो एक क्या है, एक प्लास्टिक की शीट, वो क्या हो जाती है? डाइलेक्ट्रिक हो गई आपकी। तो स्टूडेंट मैंने प्लास्टिक की शीट पेस्ट कर दी। एक प्लास्टिक की शीट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक प्लास्टिक की शीट पे नेगेटिव चार्ज हुआ है। पॉजिटिव इधर रखी मैंने, नेगेटिव इधर रख दी। तो मैंने कंडक्टर के दो फेसेस पे मैंने डाइलेक्ट्रिक पेस्ट कर दिया। ऐसा करने से स्टूडेंट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है कि यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, स्टूडेंट पहले वो क्या मूव कर रहे थे? रैंडमली मूव कर रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर जा रहा था, कहीं भी जा रहे थे, वो रैंडम मोशन था। लेकिन इस बार स्टूडेंट इनके ऊपर एक फोर्स लगेगी। हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू QE। हमने पढ़ा है स्टूडेंट F इज इक्वल टू QE, मतलब कोई चार्ज Q अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है स्टूडेंट, उसके ऊपर जरूर एक फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से अब स्टूडेंट इनका एक नेट मोशन होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दे विल मूव इन ए सिंक्रोनाइज्ड मैनर। वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे सरकेंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे जाएंगे। और स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, यहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका नेट मोशन हो रहा है, तो थोड़ी सी देर के लिए ही सही, लेकिन वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट आएगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से आप अप्लाई नहीं कर रहे हो स्टूडेंट, तो करंट फ्लो करना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आपने इस एक्टिविटी से स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी। आपने इस एक्टिविटी से सीखा कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक शीट्स वहां पे रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वहां पे जनरेट करा देते हैं, तो देयर विल बी ए करंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, पहले जो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टूडेंट कुछ इस तरीके का था, अब वही मोशन स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा। वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे और उनको जहां तक पहुंचना था स्टूडेंट, उससे थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे। और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले को धक्का देगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने से आगे वाले को धक्का देगा स्टूडेंट। तो इस टाइप के मोशन को वो थोड़ा थोड़ा करके आगे सरकेंगे, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ड्रिफ्ट। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। सो ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, देयर विल बी ए करंट। There will be a current due to the drift of electrons, or you can say this type of synchronized motion। इस टाइप के synchronized motion को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग कहते हैं स्टूडेंट। और ड्रिफ्टिंग की वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। ओके, आप ड्राइव कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है और आपके सामने पूरा खाली रोड है, आप एक हाईवे पे हो और कोई गाड़ी नहीं है, तो आप बहुत फास्ट वहां पे जा सकते हो, बहुत तेज चला सकते हो और आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। लेकिन अगर आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो, बहुत लंबा जैम है, तो स्टूडेंट आपको हॉर्न देना पड़ेगा बार बार। आगे वाली गाड़ी थोड़ा सा चलेगी, फिर आप चलोगे, फिर आगे वाली गाड़ी चलेगी, फिर आप चलोगे स्टूडेंट। तो इस करके आप थोड़ा थोड़ा सरकते जाओगे आगे। इस तरीके का जो मोशन है स्टूडेंट, ट्रैफिक जैम वाला जो टाइप है, वही यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल सेम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि ये किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है स्टूडेंट, इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। वहां पे भी आप थोड़ा थोड़ा सरक के आगे जाते हो, यहाँ पे भी वैसा ही मोशन है। दिस इज डेंसली पैक्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये ड्रिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आता है स्टूडेंट। एक और आपको बात याद रखनी है देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे यहाँ पे, तो जब तक इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसकी वजह से करंट आया। लेकिन स्टूडेंट अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बनाए रखना चाहते हैं एक सर्किट के अंदर, तो आपको बाहर से कुछ इसी तरीके की स्टूडेंट एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ऐसा सोर्स कौन होता है स्टूडेंट? आपकी बैटरी।
आपकी बैटरी जो होती है स्टूडेंट वो क्या करती है, एक बैटरी का यही काम होता है स्टूडेंट, एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव एंड पे होता है हायर पोटेंशियल पे, और बैटरी का दूसरा जो टर्मिनल होता है स्टूडेंट वो लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव पे होता है। तो आप इनफैक्ट एक कंडक्टर को स्टूडेंट जब आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से जब आप कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और ये इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। बैटरी जो है वो पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स का सिंक्रोनाइज्ड मोशन करवाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो बैटरी का काम बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट, और वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहती है सर्किट के अंदर। सो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर देयर। फाइन। देखिए स्टूडेंट, अब हम सेम प्रोसेस को थोड़ा और क्वांटिटेटिवली समझना चाहते हैं। देखिए अब मैं बात करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी की। आप इस डेरिवेशन से ये भी समझ पाएंगे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। तो स्टूडेंट अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एवरेज वेलोसिटी गेन की है, एवरेज का मतलब स्टूडेंट पूरे सैंपल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे सैंपल के ऊपर एवरेज है ये। सो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी acquired by the electrons after application of external electric field। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैंडम मोशन। देखिए ये पहले इधर जाएगा, मान लो फिर यहाँ पे दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये उससे टकरा जाएगा, फिर इधर आ गया सपोज, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया स्टूडेंट्स, तो फिर ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा इधर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये मोशन करता रहेगा। लेकिन अगर ये था स्टूडेंट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो स्टूडेंट इसका मोशन कैसा था, इसका मोशन रैंडम था स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, लेकिन अब जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ये था जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सपोज आप इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट फोर्स लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये कहीं यहाँ पे जाके टकराएगा और फिर आगे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं टकराएगा और फिर यहाँ पे पहुंचेगा। तो आप इसमें एक चीज क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन था पहले वो कहीं यहाँ पे पहुंच रहा था, यहाँ पे इधर पहुंच रहा था स्टूडेंट, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे निकल गया स्टूडेंट। इस बार वो यहां पे पहुंचा है स्टूडेंट, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा सा आगे निकल गया, मतलब ड्रिफ्ट कर गया स्टूडेंट। वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा आगे निकल गया स्टूडेंट, वो एक्चुअली ड्रिफ्ट कर रहा है। ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दिखाया है, ऐसे वहां पे सभी इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट थोड़ा सा आगे, जहां पे उनको पहुंचना चाहिए था उस जगह से थोड़ा सा आगे वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट आता है। हम डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So let us derive an expression for drift velocity. So we will derive an expression for drift velocity. First of all student, when there is no electric field, जब कोई electric field नहीं होगी, when there is no electric field, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है स्टूडेंट, जैसे कि ये जो रास्ता था, ये जो पाथ था, ओरिजिनल पाथ स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन का, ये जब था जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। सो व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन स्टूडेंट एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टर्न्स आउट टू बी जीरो। सभी के लिए, पूरे सैंपल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं 1/n समेशन
वी आई इज इक्वल टू 0, जहां पे स्टूडेंट ये वी आई क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। कोई मैंने ith इलेक्ट्रॉन ये कंसिडर कर लिया है, सपोज ये अपना ith इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, मैंने एक ith इलेक्ट्रॉन चूज किया और फिर पूरे सैंपल के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, सम अप कर दिया, एक से लेके जितने भी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट, सबकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी दे आर इन रैंडम डायरेक्शन स्टूडेंट, सभी की सभी वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में होंगी। तो जब मैं उनको वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो सब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, दे कैंसिल आउट इन पेयर, और यू कैन से दे कैन इजीली कैंसिल आउट ईच अदर, और द नेट सम ऑफ द वेलोसिटी, वेक्टर सम ऑफ द वेलोसिटी विल बी 0। सभी वेलोसिटीज का वेक्टर सम कितना हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है स्टूडेंट। दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। यही क्या होती है स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब स्टूडेंट जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो पूरे सैंपल के लिए जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कितनी आती है, 0। अब बात करते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। सो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वहां पे स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट एक फोर्स लगेगी, लेकिन मैं यहां पे ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। सो लेट अस कंसिडर एन ith इलेक्ट्रॉन। एक ith इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं स्टूडेंट। एक ith इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू उसका चार्ज स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू माइनस ई। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी स्टूडेंट वो लगेगी माइनस ई, जहां पे माइनस ई उसका चार्ज है, ई जो है ये एक्सटर्नल फील्ड है। लेकिन फोर्स क्या होती है स्टूडेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू m इनटू a इज इक्वल टू माइनस ई, और यू कैन से a इज इक्वल टू माइनस ई बाय m। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। एक्सेलरेशन जो होगी उस ith इलेक्ट्रॉन की वो होगी माइनस ई बाय m, और ये बिल्कुल कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगी क्योंकि इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास ये वेरी नहीं करेगा। तो दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर मैं स्टूडेंट उस ith इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी t टाइम के बाद, तो उसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। आई कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये मोशन कैसा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए स्टूडेंट मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेता हूं। देखिए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन राइट स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ दिस ith इलेक्ट्रॉन, मैं इसको vi लिख देता हूं। देखिए, vi इज इक्वल टू ui प्लस ati। मैं इसको स्टूडेंट इस तरीके से लिख रहा हूं, ये वेक्टर है, सबके सब वेक्टर है स्टूडेंट, वेक्टोरियली मैंने इनको लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने इनको। ये फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट उस इलेक्ट्रॉन की ये फाइनल वेलोसिटी है vi, ui उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और ti स्टूडेंट ये टाइम है जिसके बाद मैं ये फाइनल वेलोसिटी देख रहा हूँ। ये एक सफिशिएंट टाइम के बाद मैं उसकी फाइनल वेलोसिटी देख रहा हूँ ith इलेक्ट्रॉन की, तो वो इतनी होगी। फाइन। अब देखिए, अगर मैं स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को पूरे सैंपल के लिए सम अप कर देता हूं, मैं अगर इसका एवरेज ले लेता हूं स्टूडेंट, इस इक्वेशन में दोनों तरफ अगर मैं एवरेज ले लूंगा पूरे सैंपल के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबके लिए अगर मैं एवरेज ले लेता हूं स्टूडेंट, टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अगर मैं एवरेज ले लूं स्टूडेंट, vi समेशन i इज इक्वल टू 1 to n 1 by n। एवरेज कैसे लेते हैं स्टूडेंट, टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर, सभी की वेलोसिटीज मैंने ऐड कर दी और डिवाइड कर दिया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे n थे, इज इक्वल टू ui समेशन i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय n प्लस a ti समेशन डिवाइड बाय n। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, एक के ऊपर समेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सबके लिए सेम होगी, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और मास सेम होगा, तो सबकी एक्सेलरेशन एक जैसी होगी। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी एवरेज लेने के बाद।
इसको हमने क्या बोला था, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज है स्टूडेंट, तो इसको तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो आ गया स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी बात करें अगर हम, तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये है स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जब उसका कोलिजन हुआ है, ये एक्चुअली उसके जस्ट टकराने के बाद, जब वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया था, तो उसके बाद की वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि ये तो तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ज्यादा उस पर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। आप अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये अपने पाथ से जो है काफी देर बाद जो है इसमें आपको डेविएशन नजर आ रहा है। बिल्कुल शुरुआत में तो स्टूडेंट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है लगभग। जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखना है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखना है स्टूडेंट, तो वो काफी टाइम बाद होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का असर वो अपने पाथ से डेविएट होता है काफी टाइम के बाद। अगर आप शुरुआत में देखेंगे एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं उसकी बात करूं, दैट इज t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो वो तो कंप्लीटली रैंडम है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो स्टूडेंट ये जो है ये रैंडम नंबर है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्कुल रैंडम होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और टोटल जो इसका सम होगा, एवरेज जो होगी इसकी, वो 0 हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये क्या है, ये है स्टूडेंट टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द एवरेज टाइम टेकन बाय अ गिवन सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो उसको एवरेज टाइम लगा स्टूडेंट, वो है ये। यहां पे मैं बात कर रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन टकराने के जस्ट बाद कैसा मोशन कर रहा है। तो ये स्टूडेंट देखिए, किसी के लिए ये टाइम बड़ा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन जस्ट अभी टकराया है और उसके बाद मोशन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट टकरा चुका था और अब वो कहीं बीच में है रास्ते के। तो स्टूडेंट सबके लिए ये अलग अलग टाइम होगा, लेकिन जब मैं इसको टोटल एवरेज कर दूंगा, एवरेज आउट कर दूंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एवरेज टाइम टेकन बाय अ गिवन सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सो दिस इज द एवरेज टाइम taken by the electrons in two successive collisions. ओके। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है टाउ। तो ये तो हो गया 0, एक्सेलरेशन एज इट इज आ गई, और ये समेशन ti/n, इसको मैंने लिख दिया स्टूडेंट टाउ। तो स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई a इंटू टाउ, जहां पे a की वैल्यू आपको पता है -e/m। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा स्टूडेंट, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई स्टूडेंट हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू -e/τ/m। तो स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।